अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज ब्रेक्सिट और वाज ब्रेक्सिट द एंड ऑफ द यूरोपियन यूनियन। तो लेट्स डिस्कस दिस टॉपिक। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अंडरस्टैंड कर सकें कि ब्रेक्सिट जो था इसके होने की वजूहात क्या थी। सो आई हैव लिस्टेड डाउन अ लिटिल बिट, इसको डिस्कस करते हैं। सॉवरेनिटी, ब्रिटिश पार्लियामेंट वांटेड टू हैव इट्स सॉवरेनिटी बैक। ब्रिटेन के लोग अपनी सॉवरेनिटी चाहते थे और उसकी वजूहत ये थी कि जो ईयू था उसकी मेंबरशिप के दरमियान वो कुछ टैक्सेशंस ऐसे थे जो कि ईयू ने इन्फोर्स किए हुए थे, कुछ ऐसे लॉज और लेजिस्लेशन थी जो कि ईयू की तरफ से थी, यानी कि आप इमिग्रेशन से रिलेटेड जो भी लॉज होंगे दैट वाज फ्रॉम ईयू। तो वो अपनी सॉवरेनिटी को बहाल करना चाहते थे और वो चाहते थे कि ये इख्तियारात उनके पास वापस आ जाएं। फिर क्या हो गया कि जी सॉवरेनिटी 45 पॉलिसी एरियाज थे जिसके अंदर यूरोपियन डोमिनेंस थी। उसके बाद क्या हुआ कि एक लिस्बन ट्रीटी हुई। लिस्बन ट्रीटी के अंदर इस्टेब्लिशमेंट हुई बाय कैमरल लेजिस्लेचर की, जो कि पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते थे, अब बाय कैमरल लेजिस्लेटर एक और बन गया इसके ऊपर। मतलब आप सादे लफ्जों में इसको यूं समझें कि यूरोपियन पार्लियामेंट बनने लग गई थी और उस यूरोपियन पार्लियामेंट का एक प्रेसिडेंट था जिसको प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल कहते थे और हाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन फॉर फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी पॉलिसी। मतलब सादे लफ्जों के अंदर जितने तमाम गवर्नमेंट्स थी इनके ऊपर एक नई हुकूमत बनने लग गई थी, एक नया स्ट्रक्चर खड़ा होने लग गया था। और ये लिस्बन ट्रीटी जो थी ये 2007 के अंदर पेश की गई थी, 2009 के अंदर रेटिफाई किया था। ये बैकग्राउंड है। 2009 के अंदर वहां पर इलेक्शन हो रहे थे यूके के, जिसके दरमियान में डेविड कैमरॉन ने, जो कि ही गॉट इलेक्टेड, उसने यानी ही वाज फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी, उसने एक वादा कर लिया और वादा ये कर लिया कि जो ही हम इलेक्शन जीतेंगे हम रेफरेंडम कराएंगे कि आइदर वी वांट टू बी इन यूरोपियन यूनियन और नॉट। ये उसकी एक इलेक्शन विनिंग स्ट्रेटेजी तो थी, लेकिन उसका नतीजा फिर अब आप आगे देखते हैं क्या होता है। दूसरी वजह क्या थी? इमिग्रेशन। नेचुरली जो इंग्लिश पॉपुलेशन थी वो माइनॉरिटी में जा रही थी और यूरोपियन और मतलब बाकी कंट्रीज के लोग जो थे उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ रही थी। फिर कल्चरल फैक्टर्स थे, ऑर्डर और ओपननेस की डिबेट होती थी कि क्या स्ट्रक्चर के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर और सोसाइटी में ऑर्डर होना चाहिए, या ओपननेस की एक डिबेट थी जो कहते थे नहीं इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। लेफ्ट बिहाइंड्स की डिबेट थी। लेफ्ट बिहाइंड्स ये थे कि जो उनके लोग थे, द इंग्लिश पीपल, उनमें जो लोग पीछे रह गए उनकी एक अपना राय था, उस राय को आप लेफ्ट बिहाइंड की डिबेट कहेंगे। एंड देन द इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी। इंग्लिश नेशनल आइडेंटिटी ये कि वो अंग्रेज जो थे उनकी अपनी एक आइडेंटिटी थी, तो वो समझ रहे थे कि ये चैलेंज हो रही है। फिर इकोनॉमी थी। इकोनॉमी में एक पॉइंट तो आप सुनते होंगे कि यूके की कंट्रीब्यूशन थी ईयू के बजट के अंदर, विच वाज वेरी मिनिमल, बट स्टिल ये भी एक मुद्दा था। उसके बाद एंटी एस्टेब्लिशमेंट पॉपुलिज्म। यूके पे एक पार्टी थी जो कि 1993 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी। फिर ये 2005 के अंदर आप देखते हैं और 2007 के आप इलेक्शन देखते हैं तो इनके अंदर यूरोपियन इलेक्शंस के अंदर, यानी यूरोप की जो पार्लियामेंट होती है काउंसिल ऑफ मेंबर्स, उसके इलेक्शंस के अंदर ये टॉप पार्टी बन गई 2007 से आगे फॉरवर्ड। और इसका एजेंडा था कि इंडिपेंडेंस, यूनाइटेड किंगडम इंडिपेंडेंस पार्टी, यूकेआईएफ। ये कहते थे कि यूरोपियन यूनियन से आजाद होना है। फिर पॉलिटिशियंस की कुछ गलतियां थी, उसको डिस्कस करते हैं जी। डिसीजन हो गया टू कॉल रेफरेंडम, जैसे बताया डेविड कैमरॉन ने, प्रायर टू इलेक्शन बाय डेविड कैमरॉन। और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ऑफ, एक्चुअली जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो यूरोस्केप्टिक हो गई। पार्लियामेंट को उतना इख्तियार नहीं था तो नेचुरली वो स्केप्टिक होनी थी। उसके बाद आप आगे देखते हैं कि इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट की गई। कहा गया कि जी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है बजट के अंदर, इतनी थी नहीं, तो मैनिपुलेशन की वजह भी थी जिसकी वजह से ये, और इस तरह की बातें की गई जिसकी वजह से ये बात उभरी कि वी हैव टू गेट आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। फिर प्रॉस्पेक्ट थ्योरी थी। प्रॉस्पेक्ट ये था कि जी यूके विल हैव अ बेटर प्रॉस्पेक्ट आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, और अभी इसलिए नहीं है बिकॉज आवर लॉज एंड आवर लेजिस्लेशन इज बाउंड बाय द यूरोपियन पार्लियामेंट। फिर शॉर्ट कमिंग थी रिमेन कैंपेन की, जो अंदर यूरोपियन यूनियन में रहना चाहते थे उन्होंने इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट ही नहीं किया इस प्रोसेस के अंदर, और मीडिया का रोल था इन ट्राइंग टू प्रोवाइड मिस इन्फॉर्मेशन टू पीपल। तो इस बुनियाद के ऊपर ब्रेक्जिट हुआ। अगला पार्ट है कि जी ब्रेक्जिट जब हो गया तो ब्रेक्जिट के अंदर से अब आप विड्रॉल करना है। विड्रॉल करने के लिए आपको इन्वोक करना पड़ता है आर्टिकल 50।
एंड आर्टिकल 50 जो है वो एक डेडलाइन देता है कि इस तारीख तक आप लोग जो हैं वो यूरोपियन यूनियन को छोड़ देंगे, और अगर आप उस तारीख तक नहीं छोड़ पाते, यानी इस तारीख के दरमियान में आप नेगोशिएशंस करेंगे। किन चीज़ों की नेगोशिएशन होगी हम डिस्कस करेंगे, और अगर आप नहीं कर पाते तो फिर नो डील की बुनियाद के ऊपर आपको बाहर निकाल दिया जाएगा। ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये 31 जनवरी को जब दैट वाज द ब्रेग्जिट डे, 30 जून 2020 थी डेडलाइन थी, 31 दिसंबर जो है वो डील एग्री हुई या नहीं हुई, अगर नहीं हुई तो फिर यू विल गेट आउट ऑफ द यूरोपियन यूनियन विदाउट अ डील, और अगर आप हो गई है तो फिर ऑब्वियसली न्यू रिलेशनशिप विद द यूके, विद द ईयू। ये डील है क्या, क्या डील है जो यूरोप के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ यूके चाह रहा है? देखिए, जब वो पार्ट था यूरोपियन यूनियन का तो देयर वाज अ ट्रेड एग्रीमेंट्स, जिस तरह आपस में एक दूसरे की मोबिलिटी ऑफ सर्विसेज, लोग आ जा सकते थे, टैरिफ के बगैर ट्रेड थी, अब वो नहीं रहेगी। तो यूके चाहता है कि उसके पास कैनेडियन स्टाइल का सीटा एक हो एग्रीमेंट, उसके अंदर क्या है कि प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले, सादे लफ्जों में। सेकंड क्या है जी, ट्रेड इन सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट्स, और जिस तरह आप ये कह सकते हैं कि स्विस एंड नॉर्वेजियन स्विस स्टाइल्ड वो यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया जो है उसका हिस्सा है, उसमें वो चाहते हैं कि जी हमें स्विस और नॉर्वेजियन टाइप प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिले हमारे सर्विसेज और ट्रेड की। इसमें मसला क्या आता है, क्यों नहीं ये हो पा रहा? क्योंकि स्विस और नॉर्वेजियन स्टाइल के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि यू हैव टू अलाउ पीपल टू मूव। जब तक लोग मूव नहीं करेंगे तो अपनी फ्री सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ये यूके चाहता नहीं है, उनका तो मुद्दा ही ये था कि जी इमिग्रेशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। फिर फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक्स वगैरह हैं, पहले तो बैंक्स की ट्रांसफर्स वगैरह की इतनी फीस नहीं होती थी, अब फीस होगी, इंटर बॉर्डर फीस। इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एंड इन्वेस्टमेंट स्टेट ट्राइब्यूनल्स, मुराद के कोई ईयू का बंदा जब इन्वेस्टमेंट करता था यूके के अंदर तो उसके लिए वही लॉ अप्लाई होता था जो कि उसका किसी और मुल्क में अंदर अप्लाई होता था, अब वो मामला डिफरेंट हो जाएंगे। फिर लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ए ओपन एंड फेयर कंपटीशन, अब यूके जब बाहर निकलेगा तो यूके अपनी कंपनीज को सब्सिडीज देगा, यूरोपियन यूनियन में तो नहीं दे सकता था, तो यूरोपियन यूनियन का ये भी इख्तलाफ है कि अब तुम अपनी कंपनीज को सब्सिडीज दोगे। फिर ट्रांसपोर्ट एयर का, गाड़ियां जाती थी, कैले इज अ प्लेस इन फ्रांस जहाँ से वो आप अंडर वाटर टनल है तो उधर से गाड़ियां जाती थी, एंड ऑल दैट हैज टू बी सीन आल्सो। फिर एनर्जी एंड सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, एनर्जी के कोल और सिविल एंड न्यूक्लियर कोल एंड थर्मल प्रोजेक्ट्स जो थे, इनके अंदर अब कोल आता है सेंट्रल यूरोप से, तो उसको किस तरीके से ट्रांसपोर्ट करेंगे, एनर्जी का क्राइसिस आ सकता है। इसका वैसे तरीका इन्होंने निकाला कि अब ये न्यूक्लियर प्लांट्स अपने एक्सपैंड कर रहे हैं यूके वाले। फिर फिशरीज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर एग्रीमेंट करने हैं। फिर मोबिलिटी एंड सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, इमिग्रेशन जो उनका मुद्दा था, इसके ऊपर उन्होंने एग्री करना है आपस में। अभी जो लोग हैं उनका क्या करना है, उनको किस तरह हैंडल करना है, तो ये मामला सारे डिस्कस करने हैं। फिर उसके बाद लॉ इन्फोर्समेंट और जुडिशियल कॉपरेशन इन क्रिमिनल मैटर, पहले कोई बंदा इधर जुर्म करता था तो वो पूरे यूरोपियन यूनियन में जहां मर्जी जाता मतलब मुजरिम ही कहलाया जाता। अब इन मामला को भी देखना है, ये भी देखना है कि जी पहले लॉ इन्फोर्समेंट होती थी आपस में, चूंकि यूरोपियन सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा था यूके, तो वो शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस होती थी, अब वो नहीं होगी तो उसको भी देखना है। फिर थीमेटिक कॉपरेशन होती है, थीमेटिक कॉपरेशन मुराद वो चीज़ें जिस तरह कल्चरल एक्सचेंज, एंटरप्रेन्योरशिप, आउटरीच प्रोग्राम्स, इन्वेस्टमेंट, साइबर स्पेस, मतलब ऑन ऑल एवेन्यूज एक सिस्टम डेवलप हुआ था, वो सब डिसरप्ट होगा। तो इस सारे को निगोशिएट करना है कि इसकी डिसरप्शन को मिनिमाइज किया जा सके, मैक्सिमम फैसिलिटेशन दी जा सके। फिर क्या यूनियन प्रोग्राम्स होते थे, यूनियन प्रोग्राम एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड होते थे, कंबाइंड एजुकेशन एंड रिसर्च के प्रोग्राम्स हुआ करते थे जो कि ईयू स्पॉन्सर करता था यूके के अंदर, यूके ईयू के अंदर स्पॉन्सर करता था, उनका क्या होगा। फिर हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट एंड गवर्नेंस, वो ब्रिटिश ओवरसीज एंड क्राउन डिपेंडेंसी, ब्रिटिश की ओवरसीज भी हैं टेरिटरीज, जिब्राल्टर है, तो क्राउन डिपेंडेंसीज हैं यूके के अंदर। क्राउन डिपेंडेंसी वो होती है जो कि डायरेक्ट मलका के अंदर आता है, उसका एरिया आप समझ लें, उसी में उसके जो लोग रहते हैं वो उसी के रेजिडेंट होते हैं। तो ये जो लोग हैं, अब जिब्राल्टर का केस है जी, जिब्राल्टर का केस वैसे हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेट्स कीप इट टू द नेक्स्ट सेक्शन। आगे चलते हैं। विड्रॉल अब होना है तो इन चीज़ों को नेगोशिएट तो करना है, ये नेगोशिएशन हो नहीं पाती, ये 11 पॉइंट नेगोशिएशन है, जब ये हो नहीं पाती तो वो डेडलाइन आगे बढ़ती जाती है। ये बैकग्राउंड एक्चुअली सारा इस इवेंट का। उसके बाद क्या है जी, ब्रेग्जिट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। आज जी ब्रेग्जिट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है कि जी ये पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को अपहोल्ड कर देगी यूके की, जो यूके का पर्पस था, ये तो हो गया।
लेकिन इसका यूके के ऊपर इम्पैक्ट क्या है? यूके पे इम्पैक्ट ये है कि यूके और आयरलैंड का जो बॉर्डर इश्यूज हैं, अब कुछ एरियाज यूके में इस तरह है कि कुछ आयरलैंड का हिस्सा अंदर है, कुछ यूके का हिस्सा जो है वो मतलब इंग्रेस कर रहा है टेरिटरी में, और रोड इस तरह गुजर रही है। तो अब इस रोड के क्या किया जाए, मतलब इस रोड को यूं 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 लेके जाया जाए, तो टेरिटरी के काफी मसाइल हैं। फिर बॉर्डर विद फ्रांस, एज आई सेड कि कैले के अंदर वो एक अंडर वाटर टनल है, उसका अब क्या करना है। फिर कस्टम्स जो थे वो भी अब यूके और ईयू के दरमियान में कस्टम्स खड़े हो जाएंगे। अब यू से यूके में जो चीज़ आएगी उस पर लगेगा, जो ईयू में जाएगा उस पर, उससे प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, कंपेटिटिवनेस लूज हो जाएगी जो यूके की कंपनीज हैं उनकी। फिर इकोनॉमिक इफेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म। लॉन्ग टर्म ये है मतलब देयर इज अ जनरल कंसेंसस कि ये ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को डिक्रीज करेगा ये जो ब्रेक्जिट है। तो अब इसको काउंटर करना है, इसलिए वो कहता है सियाटा टाइप मुझे कनाडा की तरह या नॉर्वे की तरह या स्वीडन की तरह मुझे दो एक्सेस टू द मार्केट। ईयू ये देना नहीं चाहता। ईयू कहता है अगर आपको ये दे दिया तो हर बंदा फिर आपकी लाइन पे चल पड़ेगा। फिर यूके का फाइनेंशियल सेक्टर है, यूनाइटेड किंगडम तो चलता ही फाइनेंशियल सेक्टर पे है, लंदन इज द सेंट्रल सिटी ऑफ फाइनेंस, तो उसका क्या होगा। फिर जिब्राल्टर का केस है। जिब्राल्टर ये है कि इसके ऊपर स्पेन भी क्लेम करता है, ये एक टेरिटरी है जो कि मेडिटेरेनियन सी की एंट्रेंस के ऊपर है, नीचे मोरक्को है, यहाँ पर स्पेन है, दरमियान में एक टेरिटरी है, जिब्राल्टर कहते हैं। तो अब स्पेन कहता है जी अब आप इसको हमारे साथ जॉइंट कंट्रोल करें। ईयू में जब थे तो तब तो फ्री मोबिलिटी थी, अब फ्री मोबिलिटी नहीं रहेगी तो स्पेन कहता है जॉइंट कंट्रोल करें। तो वो मुद्दा जो है वो फिर खड़ा हो गया। लेजिस्लेशन और लॉ का मुद्दा है, बहुत से ऐसे टैक्सेशन के लॉज हैं उनके मुतालिक बात करनी है। फिर माइग्रेशन एंड डेमोग्राफिक्स आ जाते हैं कि जी जनाब लोग जो हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं उनका क्या करना है, और वो लोग जब जाएंगे और फिर उसकी वजह से इकॉनमी श्रिंक करेगी। फिर इंग्लिश पॉपुलेशन इटसेल्फ जो है वो तो इतनी अमाउंट में है ही नहीं। फिर पॉलिटिकल आइसोलेशनिज्म क्या है, यूके जो है वो आइसोलेटेड हो जाएगा यूरोपियन प्लेटफॉर्म के ऊपर। ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक के मसाइल होने लग जाएंगे यूरोप के अंदर, एयर ट्रैफिक आने लग जाएगी। पहले अगर ईयू के अंदर रहते हुए कोई फ्लाइट डोमेस्टिक ट्रैवल कर रही है तो उस पर वो चार्जेस नहीं लगते, अब एक इंटरनेशनल ट्रैवल होगा ईयू से यूके आना, उसके ऊपर चार्जेस लगेंगे। फिर वाइडनिंग डिवीजन विद स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड ने तो रेफरेंडम के अंदर प्रेडोमिनेटली रिमेन वोट दिया। रिमेन वोट मतलब कि हमने रहना है, तो अब वो डिवीजन क्रिएट होगी नेचुरली स्कॉटलैंड के साथ। फिर एनर्जी का मसला जैसे पहले डिस्कस किया, अब उनकी एनर्जी की ग्लोबल सप्लाई चेन जो है, जो कोल उनको आता था ईयू से वो रुकेगा, उसके अंदर उसकी तरसील में कमी आएगी, तो ये तमाम मामला आता है। फिर एनवायरनमेंट का मामला है, एनवायरनमेंट के अंदर क्या था कि इनके आपस की ट्रीटीज हैं, यूरोपियन यूनियन के अंदर रहते हुए एक लिमिट से ज़्यादा आप पोल्यूशन क्रिएट नहीं कर सकते। अब जब यूके उधर से बाहर निकल जाएगा तो यूके जितनी मर्जी पोल्यूशन क्रिएट करे, पोल्यूशन जो है वो फिलहाल इन प्रेजेंट डायनामिक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओवरऑल डेवलपमेंट। तो यानी यूके जितनी मर्जी डेवलपमेंट करे पोल्यूशन करके, तो ये मामला सारे हैं जो अफेक्ट करते हैं ब्रेक्जिट और उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये सारे इंडिपेंडेंटली इतने लंबे लंबे डिटेल में इनके ऊपर बात की जा सकती है। विल ऑल्सो डिस्कस दिस इन आवर क्लास, आगे आ जाए। अब ब्रेक्सिट जो है इसके बाद एक सवाल खड़ा हो जाता है कि जी ईयू का फ्यूचर क्या है। तो इसमें ये है कि जी इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया, इसमें एक चीज पहले आप समझ लें, ये सवाल बजाते खुद ही गलत है कि जी ईयू का फ्यूचर क्या है। यूरोपियन यूनियन इज गोइंग नोवेयर भाई। जो मसला है ब्रेक्सिट के बाद वो ब्रिटेन को फेस होगा, यानी इंग्लैंड को मसला ज्यादा होगा, ईयू को ज्यादा मसला नहीं होगा। तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस को आप जरा स्वैप कर लें, ठीक हो गया, ये समझना जरूरी है। लेकिन इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस तो है यूरोपियन यूनियन पे। इंस्टीट्यूशनल एनर्शिया, वो क्या है कि जी ब्रिटिश पर्पस रिमेन्स द सेम। ब्रिटेन क्या कहता था वहां पर कि वो कहता था टैक्स को आप हार्मोनाइज करें आप आपस के अंदर। ब्रिटेन जो था वो हमेशा इंक्रीज, यहाँ पर लिखा हुआ इंक्रीज यूरोपियन मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नेंस की तरफ बात करता था। ब्रिटेन का एक ब्लॉक होता था जो फ्रांस के और जर्मनी के खिलाफ होता था। तो अब ये है कि फ्रांस और जर्मनी डिसाइड करेंगे। फ्रांस और जर्मनी बजाते खुद बहुत बड़ी एक इकोनॉमी है और एक पावर्स हैं, उनको ब्रिटेन के जाने से कुछ भी नहीं होगा, यूरोपियन यूनियन को कुछ नहीं होने लगा। फिर सिर्फ ये है कि ये डोमिनेट कर जाएंगे। वैसे क्या होता था कि जो ब्लॉक होता था ब्रिटिश का वो डैनिश के साथ हुआ करता था, डेनमार्क के साथ, तो इनका एक ब्लॉक होता था ऑपोजिशन के अंदर। तो जो पॉलिसीज अडॉप्ट की जाएंगी वो फ्रैंको जर्मन पॉलिसीज होंगी। पर ब्रिटिश वाज नेवर सो इंपॉर्टेंट, फ्रैंको जर्मन लीडरशिप, वही बात आ गई, इनका रेफरेंडम टू ये ओन रेफरेंडम टू डूम, यानी ब्रिटिश का ये जो ब्रेक्जिट है इट्स देयर ओन रेफरेंडम टू डूम। तो ईयू को इतना मसला नहीं बनता, ब्रिटिश को मसला बनता है। फिर क्या है जी, वही इंक्रीज यूरोपियन मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नेंस, इस टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक गवर्नेंस ये होती है कि जी ओवरऑल जो पैसा है वो कितना क्रिएट होगा, ओवरऑल यूरोपियन यूनियन के अंदर जो करेंसी है वो किस तरीके से यूज होगी। तो ये कुछ मामला हैं, वी विल डिस्कस इन आवर क्लास।
ये काफी लंबी डिबेट हो जाएगी अगर इधर ही हम रहे। तो इम्पैक्ट ऑन ईयू के ऊपर इम्पैक्ट क्या आता है, ईयू पे भी कुछ इम्पैक्ट आता है। वो ये है कि वोटिंग के डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब डोमिनेट करेगा फ्रैंको जर्मन अलायंस। यूरोपियन डिफेंस एंड फॉरेन अफेयर, यूरोपियन सिक्योरिटी काउंसिल जो थी वो अब उसका हिस्सा जब आप नहीं रहे तो क्या होगा, जब हमेशा यूरोपियन सिक्योरिटी काउंसिल जब भी कोई करारदाद अपनी इंपावरमेंट के लिए प्रूव करती थी तो यूके कहता था नहीं, हमें ESC से बेहतर है, हमारे पास नेटो अवेलेबल है। तो नेटो का प्रोपोनेंट था यूके। अब नेटो का यूके तो प्रोपोनेंट मतलब वीटो राइट होता था ना, वीटो राइट था यूके के पास। तो अब वो राइट जब चला गया तो अब नेटो की अहमियत ओवरऑल डिक्रीज होने लग जाएगी। तो इसको आप ग्लोबल पावर डायनामिक से भी जोड़ सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड ट्रेड, यकीनन ये एक मसला क्रिएट होगा, आप इसे डिस्कशन कर लीजिए। और फिर ब्रेक्जिट को देखते हुए डैनएक्जिट, व्हाटएवर द वर्ड मे बी, वो ये है कि जी अब डैनिश कह रहा है कि जी हम भी देखते हैं अगर अच्छे डील लेके निकलता है ब्रिटिश तो हम भी ये काम कर लेंगे। तो ये भी चीज है, ये इम्पैक्ट तो आएगा, थोड़ी बहुत होगा भी, डिस्ट्रॉय भी होगा। यूरोपियन यूनियन उसका एसेंस डिस्ट्रॉय होगा। फिर नेटो और यूरोपियन सिक्योरिटी पहले डिस्कस कर लिया हुआ। फिर यूरोपियन इंस्टीट्यूशन जो थे ना, दे वर द प्रमोटर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड फिस्कल मॉनिटरिंग एंड लिबरल एजेंडा के वो प्रमोटर्स थे। और इसमें ज्यादातर जो था ना ये यूके यूज्ड टू लीड दिस ऑल। अब क्या है, यूके नहीं है तो नेचुरली तौर के ऊपर क्या होगा कि आप देखेंगे कि ग्लोबलाइजेशन की इतनी बातचीत नहीं होगी इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर, और फिस्कल मॉनिटरिंग रिड्यूस होने लग जाएगी। और ये उसका एक हमने इफेक्ट लिखा हुआ कि जब यूरोपियन यूनियन में ये थे यूके वगैरह तो ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे। एंड इफ EU कंटिन्यूज विद इट्स, ये लिखा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ऑस्टेरिटी एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जो कि यूके के टाइम में था, अब वो नहीं है। तो क्या होगा, अब ओवरऑल यूरोपियन यूनियन जो है वो डोमिनेट कर जाएगा बाय द पॉलिसीज ऑफ द फ्रांस एंड जर्मनी। तो ये डिबेट है, इसके अंदर नेचुरली कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि दे नीड अ लॉट मोर एक्सप्लोरेशन एंड एलैबोरेशन। तो वी विल डिस्कस ऑल दीज पॉइंट्स इन आवर क्लास। आई होप आप सबको अच्छा लगा।